बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि बखमुत का जो शहर है इस पे शदीद लड़ाई जारी है यूक्रेन और रशिया की, और उसने कहा था कि अगर हम बखमुत लूज़ कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और अब वही हुआ है, बखमुत ज़ेलेंस्की लूज़ कर चुका है। लेकिन बखमुत के लूज होने के बाद अमेरिका के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है। अमेरिकन मीडिया जो है और अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं वो बाइडेन साहब की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि ये इनडिसाइसिव पॉलिसीज़ रखते हैं यूक्रेन के हवाले से। यानी कुछ अजीब व गरीब किस्म की इनकी पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर हमें कोई एक होता है ना कि मजबूत फैसला साजी हो, एक डिसीजन बंदा ले ले और उसके ऊपर खड़ा हो जाए, इस तरह की नहीं, कन्फ्यूज्ड किस्म की पॉलिसीज़ अमेरिकन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि वो नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर वो एग्जांपल्स देते हैं कि अमेरिकन ने F-16 जो जहाज़ है अमेरिका के, बड़ी शानदार जहाज़ है उनके, पहले वो देने से मना कर दिया कि यूक्रेन वालों को F-16 नहीं देंगे। पहले उन्होंने मना किया, काफ़ी अर्सा मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने दे दिए। इसका मतलब है कन्फ्यूज्ड उनकी पॉलिसी थी, कोई क्लियरिटी नज़र नहीं आती कि देने नहीं देने। मतलब पहले फैसला करते हैं फिर फैसला वापस ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो हिमार रॉकेट सिस्टम था अमेरिका का, बड़ा शानदार इनका रॉकेट सिस्टम है, उसके लिए भी शुरू में अमेरिकन कहते रहे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती रही कि हम तो नहीं देंगे यूक्रेन को, हिमार सिस्टम नहीं देंगे। काफ़ी अर्सा ये इस तरह बोलते रहे, बाद में इनको देना पड़ा वो भी। और इसी तरह से जो पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज हैं वो भी अमेरिकन कहते रहे कि नहीं देंगे इनको, यूक्रेन वालों को, लेकिन आखिर में वो भी दे दिए। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिसीशंस रहे हैं जंग के हवाले से जहाँ क्लियरिटी नज़र नहीं आती। और फिर ऐसा ही हमें अब्राम्स M1 टैंक्स जो है उनके अंदर भी नज़र आया। पहले अमेरिकन कह रहे थे कि हम नहीं देंगे ये वाले टैंक्स, लेकिन बाद में दे दिए। तो क्लियरिटी हमें अमेरिका के फैसलों में नज़र नहीं आती इस जंग के हवाले से, और इस पे फिर शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे एनालिस्टों की जानिब से फेस करना पड़ रहा है अपने मुल्क के अंदर। अब बहुत सारे जो उनके एनालिस्ट हैं वो इस सारे सिनारियो को वियतनाम से भी जोड़ रहे हैं। इसका अगर आप क्लोजली एनालाइज करें ना तो अमेरिकन जो डिफेंस सर्कल्स हैं या अमेरिका के अंदर जो भी इस वक्त करता धरता है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर हम यहाँ पे हारते हैं यूक्रेन पे तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी हमारे लिए, और यूरोप के अंदर हमारा जो कद होगा कि हम एक बहुत बड़ी फोर्स हैं, वो कद हमारा गिर जाएगा, हमारा जो स्टेटस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात है कि हम यूक्रेन की जहाँ पर डिफीट अफोर्ड नहीं कर सकते, यूक्रेन हैज़ टू विन एट एनी कॉस्ट। लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं वो विक्ट्री वाली नज़र नहीं आ रही। अमेरिका की पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं कि बस हारे भी ना यूक्रेन और जीते भी ना, बीच वाली कुछ नज़र आ रही हैं। अब बहुत सारे अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अमेरिका की यूक्रेन के अंदर पॉलिसी को वियतनाम से क्यों तशबीह दे रहे हैं? वो इसलिए तशबीह दे रहे हैं क्योंकि वियतनाम में दो हिस्से हो गए थे ना। नॉर्थ का जो वियतनाम था उसके ऊपर कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, वो लड़ रहे थे अमेरिका के साथ, और अमेरिकन जो थे साउथ का जो वियतनाम था वहाँ पर अपने इत्तेहादियों को और अपने ट्रूप्स को इतनी ताकत दे रहे थे, मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे थे कि वो जीत भी नहीं रहे थे, हार भी नहीं रहे थे, और आखिर में मामला सारा धपड़धूस हो गया था। वहाँ पर कहा जाता है कि अमेरिका ने असेसमेंट सिचुएशन की गलत तरह से की थी। अमेरिकन जो थे वो ये समझ रहे थे कि वो जो नॉर्थ वाले कम्युनिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे चलकर नेगोशिएशंस पे आ जाएंगे और फिर वहाँ पर हम इनके साथ मुज़ाकरात करके मामला तय करके और निकलेंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जो साइड थी वो असल में जीतना चाहती थी और ह्यूमिलिएट करना चाहती थी अमेरिका को, और वही उन्होंने किया है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि रशिया जो है वो जीतना चाहता है, और सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वैसा ही ह्यूमिलिएट करना चाह रहा है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर हम अमेरिका के जब निकले हैं वहाँ से तो ह्यूमिलिएशन हुई है ना, रशियंस कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि एक रीजन के अंदर मैसेज चला जाए कि अमेरिका इज़ नो लॉन्गर द सुपर पावर, और वो काबिल भरोसा नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से। ये खदशात हैं, कंसर्न्स अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट अमेरिका का, अभी 2 रोज़ पहले इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है यूक्रेन की जंग के हवाले से कि बाइडेन्स इंडिसाइसिव यूक्रेन पॉलिसी रिस्क्स डिफीट एंड ह्यूमिलिएशन, और इसमें वो कह रहे हैं कि दी प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स हॉल्टिंग एंड इंडिसाइसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट इज टू सप्लाई इनफ वेपनरी टू कीप यूक्रेन फ्रॉम लूजिंग
but not enough to enable it to defeat Russia on the battlefield and drive the criminal completely out of Ukraine territory, including Crimea. No doubt Biden and his team fear a wider war and perhaps provoking Russia into using nuclear weapons, and hope that at some point both countries' exhaustion will lead to an acceptable negotiated settlements. तो देखें, अगर नेगोशिएशंस की बात है तो नेगोशिएशंस स्टार्ट तो हो गई है ना। चाइना भी वही चाह रहा है, नेगोशिएशन होने चाहिए। मैं ये सोच रहा था ये आर्टिकल पढ़ के, चाइना भी यही चाहता है, नेगोशिएशंस होने चाहिए, कोई सेटलमेंट बातचीत करके निकाला जाए। और अगर हकीकतन अमेरिकन यही चाहते हैं कि नेगोशिएशंस के ज़रिए मामला तय हों, तो मुझे बताएं कि ये फ्रेश जो इतना ज़्यादा असला नया मंजूर किया गया उनके लिए, बहुत बड़ी खैप मंजूर की गई है, तो वो क्यों दिया जा रहा है? अगर नेगोशिएशंस पे ही मामला आके रुकने हैं तो फिर अभी रिसेंटली जब चाइना के वो जो स्पेशल एनवाय हैं ली हुई, ये जब यूक्रेन गए और उसके बाद रशिया गए हुए हैं, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं रशिया और यूक्रेन के, क्योंकि वहाँ पीस प्लान जो चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया है ये उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर अमेरिकन भी यही चाहते हैं कि कोई निगोसिएशंस हों और इस तरह, तो फिर तो अमेरिका को पार्टी बन जाना चाहिए ना यहाँ पे यूक्रेन की साइड से, और पार्टी बन के और निगोसिएशंस करनी चाहिए और कोई सेटलमेंट निकालना चाहिए इस जंग का। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात तो उससे कहीं आगे है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा स्टेटस को बना दिया गया है जंग का कि जंग ख़त्म भी नहीं हो रही और जंग जो है वो आगे जो है तेज़ी के साथ फैल भी नहीं रही, एक जगह से रुक सी गई है। और अगेन आई एम सेइंग कि इसकी स्पीड अगर अमेरिका समझता है उसके हाथ में है, तो मेरे ख्याल से उनके हाथ में नहीं है, प्यूटिन के हाथ में। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, प्यूटिन के हाथ में। बखमुत का ले लेना प्यूटिन की जानिब से इस तरह से ये साबित करता है कि स्पीड उसके हाथ में है, और जस्ट एट द राइट टाइम उसने बखमुत लिया है। जब ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, चाइना आगे आया है और कूदा है इस पीस प्रोसेस के अंदर, तो उस वक्त बखमुत इनके हाथ से गया है, ज़ेलेंस्की के हाथ से। और ये निगोसिएशंस के अंदर यकीनी तौर पर ये सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं ये डिस्कशन के अंदर आएंगे, तो इनको बार्गेनिंग के तौर पर रशिया यूज़ कर सकता है बखमुत वाले कार्ड को। एज फार एज क्रीमिया इज़ कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल क्रीमिया वो देगा। क्रीमिया तो खैर अब वो तो भूल जाए ना, मुझे नहीं लगता कि वो देगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत अगर होगी भी ना डोनेस्टिक और लोहानसिक रीजन्स के ऊपर भी, शायद प्यूटिन मान जाए, शायद ना माने। लेकिन उससे आगे की जो टेरिटरी ली गई है ना, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट ये होगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉक्स को, और बाद में देखते हैं कि कहाँ तक रशियंस इनकी बात मानते हैं, कहाँ तक यूक्रेन वाले इनकी बात मानते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका सोल्यूशन टेबल पर ही होना है। पर कितना भी लड़ लें दोनों फरीकैन, कोई फ़ायदा इसका है नहीं। जंग में कोई नहीं जीतता, इंसान हारते हैं खाली, और दोनों जानिब से बेतहाशा खून बह चुका है, बेतहाशा लोग मारे जा चुके हैं। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन आखिर में आना ही यही है कि टेबल पे बैठ के दोनों ने बात करनी है। अब अमेरिका के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भले कितनी ही तनकीद हो, लेकिन एक बात में मुझे उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये जो उनकी सोच है ना कि प्रोवोक एक हद से ज़्यादा ना करें रशिया को, वरना वो वाकई यूज़ ना कर दें न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये कहीं ना कहीं सोच दुरुस्त भी है। क्योंकि देखें ना, ये रशिया एक बड़ी फोर्स है, अगर वो देखेंगे कि उनके हाथ से गेम स्लिप हो रही है तो वो ऐसा होने नहीं देंगे, वो फिर यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब प्यूटिन के माइंड को रीड करना आसान बात नहीं है इतनी। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाला फैक्टर कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई दो इक्वल फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं और अमेरिकन जो है वो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, एक तरफ तालिबान थे, दूसरी तरफ अशरफ गनी की फोर्सेस को ये सपोर्ट कर रहे थे, तो वो डिफरेंट मामला होते हैं। इक्वल फोर्सेज होती हैं, डिफरेंट मामला होते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियर बहुत बड़ी पावर है रशिया की और दूसरी तरफ यूक्रेन है, तो यहाँ अमेरिका को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, और उनको यूरोप के अपने बाकी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है। तो बोलना आसान है इस तरह से कि इनडिसाइसिव एक्शंस हैं और ये, लेकिन एस्केलेशन लेवल को कंट्रोल में रखना भी तो पड़ता है ना उनको, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर एक हद से ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं बनता। अगर आप केयरफुली देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एस्केलेशन लेवल को एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते, और अभी तक उनके जितने भी इक़दामात और यू टर्न आपको नज़र आए हैं वो इसी हवाले से नज़र आए हैं।